देखो एक एनिमेशन दिखा रही हूँ इससे। इसमें ये क्या दे रखा है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम दे रखा है। क्या गिवन है आपको, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर बोल दिया, एक सिस्टम बोल दिया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल दिया, तो उस केस में आप समझ जाओ कि एक पिस्टन होगा, एक सिलेंडर होगा उसमें, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है। अभी क्या है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों का इक्वल है, दोनों क्या है यहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ पे इधर से भी 10 की पावर 5 पास्कल लग रहा होगा, इधर से भी कितना लग रहा है, 10 की पावर 5 पास्कल। तो इस केस में अगर मान लो पिस्टन को आपने क्या कर दिया, अब यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे भी कितना प्रेशर लग रहा है, 5 पी एटीएम, यानी कि 1 एटीएम का प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल। इधर से भी कितना लग रहा है, 10 की पावर 5 पास्कल। अगर पिस्टन को मैंने कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि पिस्टन को अगर कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम गर्म कैसे होगा, आपने कोई एनर्जी दी है इस केस में, इस केस में अगर पिस्टन को आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा कि एजेंट ने वर्क करा होगा, यहाँ पे एजेंट जितना वर्क करेगा वो किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अगर पिस्टन आपने कंप्रेस किया तो अंदर जो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, वॉल्यूम क्या हो गया, कम, और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इस केस में बढ़ जाएगी। अगर आप कंप्रेस करते हो तो उस केस में जितना एजेंट वर्क करता है, अगर आपने पिस्टन को कंप्रेस किया तो आप क्या देखोगे, ओनली वर्क डन बाय एजेंट, और एजेंट पॉजिटिव वर्क करेगा। इस बात को माइंड में सेट कर लो, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, वहां पे साइन कन्वेंशन अलग हैं। वहां पे एक बार में अगर दोनों देखोगे, एजेंट भी और गैस भी, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मान लो एजेंट ने 100 जूल का वर्क किया तो गैस कितना वर्क कर देगी, -100 जूल का, नेट कितना हो गया, 0। तो ये सोच लेता है। तो एक बार में एक ही सोचो, मैं अगर पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई जाएगी तो एक बार में एक ही सोचा जाएगा। अगर पिस्टन कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन बाय एजेंट क्या लोगे, पॉजिटिव, और जितना एजेंट वर्क करेगा वो किस में चले जाएगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। किस में जाएगा, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी इसका मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम, ठीक है। अगर आपने एक्सपेंड कर दिया, क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो उस केस में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। क्या देखना है, अगर पिस्टन एक्सपेंड होगा तो उस केस में वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव, एजेंट का नहीं देखना। अगर गैस आपने पिस्टन को खींच दिया तो उस केस में वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्क जो गैस जो वर्क करेगी किसकी कॉस्ट पे करेगी, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा, और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अगर दो बातें हैं, अगर पिस्टन आपने कंप्रेस किया है, दबाया है, तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपने पिस्टन खींच दिया तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर आपने पिस्टन को कंप्रेस किया है तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक्सपेंड किया है। तो जितना एजेंट ने वर्क करा वो सारी की सारा किसमें गया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। और जो इंटरनल एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बोल दो या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो वो सारी काइनेटिक, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगी, बढ़ गई। अगर आपने एक्सपेंड कर दिया तो वो सिस्टम एनर्जी आपने हीट वर्क ने एजेंट जो करा, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। तो जो मॉलिक्यूल तेजी से दौड़ेंगे, स्पीड इसी वजह से तो बढ़ी है। आप पानी है, नॉर्मल आप पानी गर्म करते हो तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, उबलने लग जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है। अंदर आपने हीट सप्लाई कर रहे हो उस केस में, तो हीट सप्लाई कर रहे हो तो यानी कि स्पीड भी बढ़ती है उसकी, तो यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। जितनी आप हीट सप्लाई करते हो वो सारी की सारी किस में जाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया आपने, ठीक है। अगर आपने एक्सपेंड किया तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय गैस क्या होगा, इसमें पॉजिटिव। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा,
और इंटरनल एनर्जी गैस जो वर्क करेगी किसकी कॉस्ट पे करेगी, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगी, कम। आप छोड़ दोगे तो वो वापिस वहीं का वहीं आ जाएगा, ताकि अंदर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इस केस में अंदर के जो मॉलिक्यूल है आपने कंप्रेस कर दिया, प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, स्पीड तेज होगी, अंदर के मॉलिक्यूल दीवारों पे टक्कर जो है वो ज्यादा तेजी से मार रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम। पहले ज्यादा वॉल्यूम में उतने ही मॉलिक्यूल थे, अब वॉल्यूम तो आपने कम कर दिया, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है, तो स्पीड ज्यादा तेजी से, यानी कि स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और अंदर का जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना एजेंट ने वर्क किया वो किस में चली जाएगी, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। आपने छोड़ दिया तो वही सेम प्रेशर अंदर और बाहर का क्या होगा, सेम यहीं पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आपने एक्सपेंड कर दिया इसको तो इस केस में मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि गैस ने क्या वर्क करा, पॉजिटिव वर्क करा है। गैस ने क्या किया यहाँ पे, पॉजिटिव वर्क, और गैस ने पॉजिटिव वर्क किया किसकी कॉस्ट पे, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को ही टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं किसी भी गैस सैंपल की। समझ में आ गया इतना। तो यानी कि अगर एक्सपेंड करोगे तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, कंप्रेस करोगे तो वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव होगा। इस बात को एक बार में एक ही देखना है। अगर बुक्स में ऐसा लिख रखा है कि गैस ये कर दिया कि एक्सपेंड कंप्रेस कर दिया, पिस्टन को क्या कर दिया, कंप्रेस, और वर्क डन बाय गैस हुआ है -100 जूल, तो आप उसको वहां से उस लाइन को कट करके वहां पे ये लिख लेना, वर्क डन बाय एजेंट हुआ है +100 जूल। दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो एक बार में क्या देखोगे, एक ही देखोगे, दोनों देखोगे तो कंफ्यूज होगे, आगे के प्रोसेस भी समझ नहीं आएंगे अगर ऐसा करोगे तो। ठीक है, इसमें देखो टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस का, तो मॉलिक्यूल की स्पीड भी क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे वाटर है, क्या है, वाटर। हमें टेम्परेचर यानी कि अंदर की एनर्जी बढ़ाने और घटाने के लिए हम सराउंडिंग को कैसे करते हैं, हीट एनर्जी या तो देते हैं या फिर निकालते हैं। तो हम अगर देंगे तो बाहर का टेम्परेचर क्या कर दो, बढ़ा दो, तो अंदर भी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि हीट एनर्जी अंदर भी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर हमें इंटरनल एनर्जी बाहर निकालनी तो बाहर का टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो। हीट एनर्जी देने और लेने का सिस्टम ये होता है कि उस केस में ये नहीं है कि हमने ऐसे ही दे दी, इसको पकड़ी और दे दी, ऐसा नहीं होता। इस केस में एनर्जी अगर आपने देनी है, हीट एनर्जी देनी है, तो बाहर का टेम्परेचर क्या कर दो, सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा, और अगर हीट एनर्जी निकालनी है तो उस केस में बाहर का टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो अंदर के टेम्परेचर से। अब मान लो अभी ये क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है इसका, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर मान लो मैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं, टेम्परेचर कितना कर दिया बाहर का, वाटर का टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कर दिया, वाटर का टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि अंदर जो है एनर्जी, हीट एनर्जी गई, आपने क्या दे दी, हीट एनर्जी दे दी, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, फास्ट हो गए, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इस केस में, बढ़ गई। ठीक है, अब इस केस में मान लो टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइस होगी यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बिल्कुल ही ऐसे हिल रहे हैं, हल्के फुल्के। तो यानी कि अंदर में एनर्जी जो भी थी वो क्या होगी, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है अंदर के टेम्परेचर से, तो यानी कि हीट एनर्जी क्या होगी इसकी, बाहर आ गई। तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कम, स्पीड भी क्या होगी अंदर की, कम। अब ऐसा हो सकता है कि आप टेम्परेचर जो है -78 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो, अगर ये दो एलिमेंट्स आप बनाओ, एसीटोन प्लस ड्राई आइस, अगर ऐसा करोगे तो उस केस में टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अगर मान लो इतना टेम्परेचर कर दिया तो क्या होगा, कितना टेम्परेचर कर दिया, -78 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में मॉलिक्यूल भी अभी भी क्या है, वैसे हिल डुल ही नहीं रहे। ठीक है, कहाँ पे लिख रखा है, चार्ल्स लो क्या होता है इस केस में, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है चार्ल्स लो में, तो वॉल्यूम थोड़ी ना बढ़ा घटा रहे हो आप, प्रेशर कम ज़्यादा कर रहे हो। लो प्रेशर में जो होता है, चार्ल्स लो में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वैसे चार्ल्स लो नहीं है, इस केस में वॉल्यूम इतना का उतना रह रहा है, प्रेशर कम ज़्यादा कर रहे हो आप, गलती से लिख रखा है।
ठीक है, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, पिस्टन वही का वही है। आप टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, कम ज़्यादा होगा उसमें। आगे समझ, यानी कि अब मैंने दो ही बातें ध्यान रखनी। अगर गैस को आपने एक्सपेंड किया, पिस्टन को आपने खींचा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। अगर आपने पिस्टन को कंप्रेस किया है तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जितना एजेंट वर्क करेगा वो किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। और जितनी गैस अगर वर्क करेगी तो वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ हेक्टोपास्कल, 1 हेक्टोपास्कल में 100 पास्कल होते हैं। 1 हेक्टोपास्कल में 100 पास्कल होते हैं। हाँ, और अंदर कितना प्रेशर कम ज़्यादा होता है, हमेशा सिस्टम का ही देखा जाता है, सराउंडिंग का नहीं देखा जाता। वो प्रोसेस समझोगे तब समझ आ जाएगा कैसे क्या होता है। हेडिंग डालो वर्क डन बाय गैस। मान लो एक, अगर बाहर वाला प्रेशर ले तो भी तो वो लो सही है। बाहर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, बाहर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो आपने खींच दिया तो उस केस में अंदर की जो प्रेशर कम होगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अंदर पिस्टन का जो अंदर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, सिस्टम का वॉल्यूम भी तो ज़्यादा हो गया। आपने खींचा है तो सिस्टम का वॉल्यूम भी तो बढ़ गया। मॉलिक्यूल्स तो उतने के उतने हैं। मान लो कि एक रूम में एक तो 2 बंदे हैं, वॉल्यूम उतना ही रख रहे हो आप, और एक केस में 10 है, तो उस केस में स्पीड अगर मान लो चलेंगे तो टक्कर ज़्यादा होगी। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, 10 के 10 बंदे ही रख रहे हो, डबल कर दिया आपने एरिया, तो उस केस में टक्कर क्या होगी, कम होगी, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। सिस्टम का देखते हैं, सिस्टम का अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया है तो प्रेशर कम हो जाता है। हाँ, एक सिस्टम दे रखा आपको, थर्मोडायनेमिक सिस्टम गिवन है, यानी कि अगर एक सिस्टम बोल दिया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल दिया, तो इसका मतलब एक पिस्टन होगा और एक सिलेंडर होगा। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। पहले पिस्टन यहाँ पे था, मान लो कि गैस ने F का फोर्स लगा दिया। क्या कर दिया, गैस ने F का फोर्स लगा दिया। पिस्टन पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक आ गया, गैस ने वर्क करा तो पिस्टन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक। मान लो dx शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, ये dx, कि F का फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, dx। तो वर्क डन बाय, यानी कि dx स्मॉल चेंज इन, यानी कि शिफ्ट कितना हुआ है, बहुत कम हुआ है, तो वर्क भी क्या होगा, बहुत कम। तो यानी कि डी वर्क डन बाय जो गैस होगा वो कितना आ जाएगा, एफ डी एक्स। वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स। वर्क डन बाय गैस कितना होगा यहाँ पे, एफ डी एक्स। स्मॉल वर्क होगा क्योंकि डी एक्स भी क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है, तो वर्क भी क्या होगा, बहुत कम। तो वर्क डन बाय गैस जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी एक्स। एफ को आप लिख सकते हो फोर्स अपॉन पी इंटू ए, प्रेशर इंटू में एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो आप। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को लिख सकते हो प्रेशर इंटू एरिया। तो डी वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इंटू में एरिया के इक्वल। अब ए डी एक्स को आप वी लिख सकते हो, ए डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी वी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे ए क्या है, इस पिस्टन का एरिया, ए क्या है, इस जो ये पिस्टन है इसका एरिया है, और डी एक्स गिवन लेंथ है, तो एरिया इंटू में डी एक्स, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास ये वाला। ए तो क्या है, इस पिस्टन का एरिया है, 3D में सोचा एक पिस्टन का एरिया है ए, और यहाँ पे dx शिफ्ट हुआ है, तो a इंटू डी एक्स करोगे तो क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा dv। तो यानी कि वर्क डन बाय जो गैस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, pdv। वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल आ जाएगा, pdv। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो वर्क डन बाय गैस जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा pdv इंटीग्रल। ये फॉर्मूला बताना था। वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ pdv। p यहाँ पे प्रेशर है, dv क्या है यहाँ पे वॉल्यूम। वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी वी इंटीग्रल। यहाँ पे अगर प्रेशर जो वॉल्यूम, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय गैस निकालने के लिए डायरेक्ट प्रेशर इनटू में वॉल्यूम कर दोगे। अगर प्रेशर वेरिएबल हुआ तो वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। प्रेशर अगर कांस्टेंट हुआ तो उस केस में वर्क डन बाय गैस क्या कर दोगे, पी इंटू में वी, डायरेक्ट प्रेशर इंटू में वॉल्यूम कर देते हैं। अगर प्रेशर वेरिएबल हुआ तो उस केस में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। जैसे वर्क निकालने के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, अगर फोर्स वेरिएबल तो उस केस में वर्क निकालने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेशन। तो सेम यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम, और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। पी प्रेशर है, डी वी यहाँ पे वॉल्यूम है,
पूछा जाए तो बता देना, कि कहीं सोचने लग जाओ वी वेलोसिटी है या वॉल्यूम। पी प्रेशर और डीवी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय एजेंट का फॉर्मूला भी यही होता है, साइन चेंज हो जाता है बस, ठीक है। इस केस में ये पूछ ले कि वर्क डन बाय एजेंट कितना हुआ, तो इतना ही होगा माइनस पी डीवी इंटीग्रल, ठीक है। बट उसको सोचना मत, मैंने ऐसे ही बता दिया कि अगर मान लो सामने आ जाए तो उस केस में याद यही रखो, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, पी डीवी इंटीग्रल, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा दो। P की वैल्यू दे रखी है आपको 3v², v इक्वल टू 2 मीटर क्यूब से लेके 4 मीटर क्यूब। वर्क डन बाय गैस बता दो। प्रेशर दे रखा है 3v², वॉल्यूम लिमिट पुट करनी है 2 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब। वर्क डन बाय गैस बताना है कितना होगा। प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल करेगा, v की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो प्रेशर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर है, तो इस केस में वर्क डन बाय गैस निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। और लिमिट पुट करनी है 2 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब। वर्क डन बाय गैस बता दो कितना होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, कभी भी कहीं पे भी यूज हो सकता है। हाँ, सिलेबस से कट हुआ है बट क्वेश्चन आ सकता है। फिजिक्स में कुछ ऐसा कट नहीं हुआ कि जो आप छोड़ सकते हो। आप ये बताओ ना, वेक्टर में से क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही दे रखा है, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट ही आता है, डायरेक्ट आता है, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल ऐसे सीधा पॉइंट टू पॉइंट। हो गया होगा। पी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3v² dv, बातें नहीं है। वर्क डन बाय गैस 3v² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3v की पावर 3 डिवाइड बाय 3। लिमिट पुट करोगे 2 से लेके 4 तक, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे एक ही रूल लगा है बस, इंटीग्रेशन। n की पावर x अगर है तो इंटीग्रेशन होता है इसका n की पावर x की पावर n अगर है तो x की पावर n+1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, n+1। ये यूज हुआ है यहाँ पे। 3v² तो v की पावर 2 थी, तो v 2+1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, 2+1। तो वर्क डन बाय जो गैस है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, v³। लिमिट पुट करोगे 2 से लेके 4 तक। पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, फिर लोअर लिमिट। 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 64 माइनस 8 56 जूल। आ गया समझिए, एनी डाउट। एक बात नोट करो, एरिया अंडर पीवी ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क डन बाय गैस। एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क डन बाय गैस। पीवी ग्राफ यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो होगा हमेशा क्या देगा आपको, वर्क डन बाय गैस। कितना आ जाएगा इसमें वर्क डन बाय गैस। पीवी ग्राफ दे रखा आपको, वर्क डन बाय गैस बता दो कितना होगा। अगर ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम घट रहा होगा तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, नेगेटिव। इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो इधर दे रखी है आपको, तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एरो अगर इधर दे दी तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा, नेगेटिव। हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव, और वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर 5
तो 2 × 10⁵ जूल आ जाएगा आंसर। इसके अंडर का एरिया देख लोगे आप, हाइट कितनी है 10⁵ और बेस कितना है 2 मीटर क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁵ जूल। एनी डाउट? एक क्वेश्चन और करके था। तो इसमें एरिया अंडर वर्क डन बाय गैस कितना होगा टोटल? वर्क डन बाय गैस बताना है नेट। यानी कि ग्राफ जो है वो ए बी सी डी ई एफ, ये ग्राफ ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई, ई से एफ। फोर 2 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब और 10 मीटर क्यूब। हो गया होगा? पहले वर्क डन बाय ए टू बी देख लो, पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा 10 पी नोड इंटू में 2, 20 पी नोड। बी से सी वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क भी क्या होगा 0। तो बी से लेके सी तक वर्क कितना आ जाएगा 0। सी से डी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसके अंडर के एरिया 2 पी नोड इंटू में 10, 20 पी नोड, तो यानी कि 200 पी नोड आ जाएगा। और डी से ई क्या आएगा 0 और ई से एफ वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, ये माइनस का 200 पी नोड आएगा। सी से लेके डी तक वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वर्क क्या होगा नेगेटिव होगा। ई से लेके एफ तक 30 पी नोड इंटू में 2,
सॉरी 160 आ जाएगा। इसमें देखो ये दोनों पॉजिटिव है 60 पी नोड और 20 पी नोड, और ये माइनस का है 160, तो कितना आ जाएगा माइनस का 80 जूल। नेटवर्क जो आएगा माइनस 80 पी नोड, ये आएगा नेटवर्क। किसी को कुछ पूछना है? समझ आ गया ये क्वेश्चन? दोबारा बताना है। ए से लेके बी तक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके अंडर का एरिया देख लो, ए से बी तक हाइट कितनी है 10 पी नोड और बेस कितना है 2 मीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा 20 पी नोड, और पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब बी से लेके सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम करते हो तो वॉल्यूम इनिशियली भी वही था, फाइनल भी वही था, तो वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा? 0। सी से लेके डी तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसके अंडर के हाइट है 20 पी नोड, बेस है किसमें इतना 8, तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का 160 पी नोड। और डी से लेके ई तक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या आ जाएगा? 0, और ई से लेके एफ तक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि 30 इंटू में 2 60 पी नोड। नेट आ जाएगा आपके पास माइनस 80 पी नोड। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस कई प्रकार के हैं। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब प्रोसेस कई प्रकार के हो सकते हैं। फिर सोचोगे कि हमें तो 4 ही प्रोसेस पढ़ाते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। प्रोसेस बहुत सारे हैं, बट इन चारों को क्या दे दिया? स्पेशल नाम दे दिया कि ये 4 एक अलग से हाईलाइट कर दिए, नाम दे दिए इन प्रोसेस के। बट इस प्रेशर बहुत सारे हैं, मतलब अनगिनत लाखों करोड़ प्रेशर हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक प्रकार से आपने मान लो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हीट एनर्जी दे दी, निकाल ली, पिस्टन कंप्रेस कर दिया, पिस्टन आपने एक्सपेंड कर दिया, एजेंट ने वर्क कर दिया, वर्क भी कर दिया, और हीट एनर्जी बाहर भी निकाल ली, हीट एनर्जी दे भी रहे हो, एजेंट वर्क भी कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रोसेस जो हैं वो क्या है? बहुत सारे हैं, जिसमें 4 को हाईलाइट कर रखा है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। इसी में एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। एक क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अगर पीवी ग्राफ जो है वो एक क्लोज लूप बने, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? पीवी कर्व क्या होता है? एक क्लोज लूप, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। लिख लो साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस में हमेशा चेंज होते हैं, यानी कि अगर एक प्रोसेस है तो उसमें पी, वी और टी ये तीनों वेरिएबल होते हैं। स्टेट वेरिएबल है तीनों, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। यानी कि किसी एक को चेंज करने पे कभी भी एक चेंज नहीं होता, एक दो तो कम से कम चेंज होंगे ही होंगे। प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, टेम्परेचर को वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या है? प्रोसेस है, तीनों ही चेंज हो रहे हैं, ये भी क्या है? एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस कई सारे हैं, उनमें से एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें पीवी कर्व जो पीवी ग्राफ है वो क्या हमेशा एक क्लोज लूप बनाए। लिख लो इस बात को। A process in which PV curve is a closed loop. A process in which PV curve is a closed loop. A process in which PV curve is a closed loop. A process in which PV curve is a closed loop. मान लो कि आपको एक ये दे रखा है, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा, ये क्या दे रखा है? एक पीवी ग्राफ दे रखा है। इसके अंडर का एरिया क्या देगा? हमें वर्क देगा, और इसके अंडर का एरिया पॉजिटिव वर्क आएगा। देखो पॉजिटिव क्यों आएगा ये सोचो अब, कि इस केस में अगर लूप जो है क्लॉकवाइज है, लूप क्या है? क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो उस केस में वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। इस बात को भी नोट करके लिखो। इफ लूप इज क्लॉकवाइज देन वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, एंड if loop is anti-clockwise then work done by gas is negative. If loop is clockwise then work done by gas positive, and loop is anti-clockwise. If loop is anti-clockwise then work done by gas क्या होगा? Negative. इसमें देखो ए बी है, यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, ये दोनों सोचो अब। इसको दो पार्ट्स में सोचो, ए बी पॉइंट, एक बार हाफ ऊपर वाले को सोचो, एक बार नीचे वाले को।
अगर ऊपर वाले ए बी पोर्शन को सोच रहे हो तो इस केस में इसके अंडर का एरिया क्या होगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके अंडर का एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ऊपर वाले को ना सोच के ए बी के नीचे का एरिया सोचो, ए बी के नीचे का एरिया सोचो। पहले तो ए बी ऐसे ग्राफ है ये, इसके अंडर का एरिया सोचो पूरा ऐसा आएगा, और ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब नीचे वाले इस ए बी पोर्शन के अंडर का एरिया ये जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इधर जा रहे हो आप, नेगेटिव होगा। तो उस केस में ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में ही आ रहा है। ए बी के ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो तो भी आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है। बट एक बार क्या है पॉजिटिव और एक बार क्या है नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या है नेगेटिव। तो नेट क्या बच जाएगा इस केस में, पॉजिटिव। तो वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें कितना वर्क होगा, पॉजिटिव। देखो मान लो कि इतना ही है ग्राफ, एक बार समझाने के लिए, क्या ग्राफ बस इतना ही है, ठीक है। तो इसके अंडर का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। इसके अंडर का एरिया पॉजिटिव होगा कि नहीं, मानते हो इस बात को। अब इस ऊपर वाले ग्राफ को भूल जाओ और नीचे वाले पोर्शन को सोचो ऐसे, इसके अंडर का एरिया बस इतना ही होगा ये वाला, और नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये वाला पोर्शन जब ऊपर वाले देख रहे थे तो भी आ रहा था और नीचे वाला देख रहे हो तो भी आ रहा है। ये वाला शेडो तो जो है दोनों में ही आ रहा है, एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या है नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो नेट जो एरिया बचेगा वो क्या होगा, ये अंदर वाला नेट क्या होगा, इसके अंदर वाला एरिया होगा। समझ में आ गया। तो वर्क क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव। क्योंकि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि नीचे वाला भी तो है, इसको हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे। तो ये दोनों ही केस में आ रहा है, इसको दोनों दो पार्ट्स में सोच रहे हो, एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या है नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो नेट क्या बच जाएगा, इसके अंदर का एरिया। आगे समझ, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। ये क्वेश्चन आ भी चुका नीट 2014 में। इसमें बता दो नेट वर्क कितना होगा। नेट वर्क बता दो कितना होगा। वर्क डन बाय गैस बताना है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। रुको इसको 8 मान लो, इसको 10। इसमें 2 लूप हैं, एक क्लॉक वाइज और एक क्या है एंटी क्लॉक वाइज। तो एक वजह से पॉजिटिव वर्क होगा और एक की वजह से क्या होगा नेगेटिव। नेट वर्क बता दो कितना होगा।
हो गया, हो गया होगा सबसे। इसमें ए ट्रायंगल ए सी बी, इसके अंडर का एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज है, कितना आ जाएगा, हाफ इंटू में बेस है आपके पास 8 इंटू में हाइट है 2 पी नोड, सॉरी पी नोड, कितना आ जाएगा 4 पी नोड, यह आ जाएगा। इस ट्रायंगल का ट्रायंगल सी डी ई नेगेटिव वर्क होगा, लूप क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का हाफ इंटू में बेस है यहाँ पे 4 इंटू में पी नोड माइनस का 2 वी नोड पी नोड, एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, नेट वर्क कितना आ जाएगा 2 वी नोड पी नोड, डब्ल्यू नेट कितना आएगा प्लस का 2 पी नोड पी नोड। एनी डाउट, किसी को ना समझ आए हुए क्वेश्चन पूछना है किसी को कुछ। ये वाला लूप साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए बी सी क्लॉकवाइज है, तो इसके अंडर का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये वाला जो लूप है क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंडर का एरिया निकाल लो, इसका वर्क नेगेटिव आएगा, इसका क्या आएगा पॉजिटिव, नेट कितना आ जाएगा, इसका बड़ा ये क्या है छोटा, तो नेट कितना आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव में 2 पी नोड वी नोड। एनी डाउट। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें जो पीवी कर्व है वो अपने पाथ को रिट्रेस बैक करे, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जिस तरीके से आपने प्रोसेस करवाई उसी तरीके से क्या कर लो रिट्रेस बैक हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो कि मैं ऐसे जा रही हूँ, तो उस केस में मैं जिस रास्ते से गई अगर उसी रास्ते से वापस आ दूँ तो ये क्या होगा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी कि मैंने अपने पाथ को क्या करा है रिट्रेस बैक। तो लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, reversible process, a process in which PV curve retrace its path, a process in which PV curve retrace its path, then the process is called reversible process. Then the process is called reversible process. A process in which PV curve retrace its path, this process is called reversible process. मतलब समझाती हूँ, मान लो कि एक सिस्टम है कि इस तरीके से मान लो A से B तक गया, PV कर्व है, इस केस में मान लो A से B तक ऐसे गया आप, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये क्या है फाइनल पोजीशन, तो ऐसे ही गए इसी रास्ते से आप वापस आओ, इनिशियल फाइनल पोजीशन वही हो, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से क्या हो आप वापस, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो कि यहाँ पे कैसे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, गैस है, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था V1, वॉल्यूम क्या था V1, आपने 2 जूल की हीट एनर्जी क्या कर दी सप्लाई कर दी, 2 जूल की हीट एनर्जी क्या कर दी इस केस में, पहले सप्लाई की कितनी 2 जूल, पिस्टन यहाँ से क्या हो गया यहाँ तक, वॉल्यूम क्या हो गया इसका V2, 2 जूल सप्लाई करने पे पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आ गया यहाँ तक, वॉल्यूम कितना हो गया इसका V2। अब आपने फिर से मान लो 6 जूल सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई कर दी 6 जूल, पिस्टन यहाँ से क्या हो गया यहाँ तक आ गया, कितना वॉल्यूम हो गया V3, ठीक। फिर से आपने मान लो 10 जूल सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई कर दी 10 जूल, पिस्टन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, वॉल्यूम कितना हो गया V4। इस तरीके से आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो और पिस्टन क्या हो रहा है मूव कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब सेम इसी तरीके से पहले आप क्या कर लो 10 जूल बाहर निकाल लो, पिस्टन क्या जाएगा दोबारा यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे आप क्या कर लो 6 जूल ली थी, 6 जूल बाहर निकाल लो, फिर पिस्टन क्या जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर आप 2 जूल बाहर निकाल लो, पिस्टन क्या जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस रिवर्स जिस तरीके से आपने हीट एनर्जी सप्लाई की थी उसी तरीके से क्या निकाल ली बाहर, तो ये क्या है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले आपने 2 जूल दी थी, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गया, फिर आपने 6 जूल दी, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गया, फिर आपने 10 जूल दी, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गया। अब आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 जूल दी थी, तो 10 जूल क्या कर लो बाहर निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में 6 जूल दी थी, तो 6 जूल बाहर निकाल लो, पिस्टन यहीं वापस आ जाएगा। फिर आपने 2 जूल दी थी यहाँ से यहाँ तक, तो 2 जूल बाहर निकालो, तो जिस तरीके से आप गए थे उसी तरीके से क्या गए उसी रास्ते से वापस। तो ये क्या है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस जिस प्रोसेस में पीवी कर्व अपने पाथ को क्या करे रिट्रेस बैक करे, जिस रास्ते इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या है वापस, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एनी डाउट?
एक लिखो, एक बात आप हमेशा से पढ़ते हो कि वर्क डन बाय जो गैस है वो स्टेट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता ही है, बट पाथ पे भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि अकेला इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ, यानी कि एक स्टेट फंक्शन तो है ही, साथ में पाथ फंक्शन भी है। कोई बताएगा कैसे? पहले लाइन लिखो, वर्क डन बाय गैस डिपेंड, वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स not only on initial and final state. Work done by gas work done by gas depend not only initial and final state, it's also depend on path also. It's also depend on path also. Work done by gas depends not only on initial and final state, it also depend on path also. ये फाइनल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में पाथ पे भी डिपेंड करेगा। कोई प्रूफ बताएगा कैसे? कोई बताएगा कैसे? जो मैंने बात बोली पहले पढ़ रखा तो रहने देना, जो मतलब कोई बताएगा कि कैसे डिपेंड करता है, कि इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड करेगा, पाथ पे कैसे डिपेंड करता है? एनी स्टूडेंट? केमिस्ट्री में तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा? किसी को भी नहीं पता? हाँ, किससे बताओ? ऐसे गैस कर रही हूँ कि जैसे अपन साइक्लिक प्रोसेस में देखते हैं कि वर्क डन बाय गैस एक बार लोड होता है, तो मुझे समझ आ रहा है इससे होगा। उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही थोड़ी ना है, सेम है, उसी में तो वही होता है। अब देखो इसमें देखो कैसे, मैं दो तरीके से समझा रही हूँ। एक तो ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो आप। मान लो कि आपने इनिशियल पोजीशन ले ली कुछ, ये फाइनल पोजीशन ले ली, वो कोई भी ले सकते हो आप, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। एक तो आप सीधे सीधे जा रहे हो ऐसे, तो इसके अंडर का एरिया होगा। एक आप ऐसे गए, इसके अंडर का एरिया होगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। एक आप ऐसे भी जा सकते हो। तो इस केस में तीनों में पाथ तो अलग अलग है, तो वर्क डन बाय गैस भी क्या है? तीनों में अलग अलग है। इनिशियल फाइनल सेम है, पाथ अलग होने से वर्क भी क्या हो रहा है? अलग। तो ये तो ग्राफ के थ्रू समझा दे कि एक ग्राफ के थ्रू हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इनिशियल फाइनल पोजीशन वही है, बट पाथ अलग अलग होने पे वर्क भी क्या होगा? अलग अलग। बट एक फिजिकल परसेप्शन की कैसे हीट एंड थर्मो के थ्रू, यानी कि कैसे वो इसके अलावा किस तरीके से समझा सकते हैं। मान लो कि इतना तो सबको पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इतना सबको पता होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो उस केस में एक दो के प्रोसेस के थ्रू मान लो कि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो वही रख रहे हो, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जाते जाते प्रोसेस अलग अलग कर रहे हो। आइसोथर्मल में वर्क डन बाय गैस अलग होता है, आइसोबारिक में वर्क डन बाय गैस अलग होता है, आइसोकोरिक में वर्क डन बाय गैस क्या होता है? अलग होता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही रख लो और प्रोसेस क्या करा दो? अलग अलग। तो वर्क डन बाय गैस भी क्या हो जाएगा? उस केस में अलग अलग हो जाएगा। मान लो कि आपने एक पीवी ग्राफ लिया, ये इनिशियल पोजीशन है ए, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। यहाँ का प्रेशर है पी नोड। अब पहले ए से बी तक गए, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, कैसे भी जा सकते हैं। ए से बी तक गए तो वॉल्यूम क्या हो गया? डबल। ए से यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो वॉल्यूम क्या हो गया? पहले वी नोट था ए पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2v नोट, डबल हो गया। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या रख रहे हो आप? कांस्टेंट। तो अपने आप तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेशर कांस्टेंट रहे और आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो उस केस में आपने कुछ ना कुछ हीट एनर्जी सप्लाई की होगी बाहर से। मान लो कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कि आप अगर वॉल्यूम मान लो पहले वी नोट था और वॉल्यूम आपने क्या कर दिया? 2v नोट, वॉल्यूम क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो इस केस में वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो और प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपने कुछ ना कुछ हीट एनर्जी सप्लाई की होगी। ऐसे तो रह नहीं सकता, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा ही होगा। तो आपने क्या सप्लाई की होगी? हीट एनर्जी सप्लाई की होगी, जिससे वॉल्यूम तो बढ़ गया, प्रेशर क्या रह रहा है? कांस्टेंट, ठीक है।
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वॉल्यूम डबल हो जाए और प्रेशर कांस्टेंट हो जाए विदाउट एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाई किए। आपको अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो उस केस में वॉल्यूम डबल रख कर रहे हो और प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी प्रेशर क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक गए तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस कराया, आइसोबारिक प्रोसेस करवाया आपने। तो इस केस में अब और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो तो उस केस में, और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है इस केस में, बढ़ रहा है। तो अपने आप तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, इसमें भी आपने हीट एनर्जी क्या करी होगी, सप्लाई की होगी, तभी तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस करवाया होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। सेम एक प्रोसेस, मान लो कि अब आपने ऐसे करा, ये इनिशियल पोजीशन थी ए और ये फाइनल पोजीशन थी बी। अब आप ऐसे गए, पहले तो आपने वॉल्यूम था V नोड, यहाँ पे वॉल्यूम है 2V नोड, प्रेशर था P नोड और वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया 2P नोड। अब पहले आप A से B यहाँ तक गए तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, पहले प्रेशर क्या हो गया, डबल कर दिया, प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि आइसोबारिक इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोबारिक प्रोसेस, तो आपने प्रेशर क्या कर दिया, डबल कर दिया, हीट एनर्जी सप्लाई की होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन दोनों ग्राफ्स में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, दोनों ग्राफ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। बट वर्क डन बाय गैस अगर निकालोगे, इसके अंडर का एरिया तो ये होगा और इसके अंडर का एरिया क्या होगा, ये होगा, तो इसमें वर्क ज़्यादा, इसमें क्या है, कम। तो यानी कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में पाथ पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आ गया कि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक किस पाथ के थ्रू जा रहे हो, तो उस केस में वर्क डन बाय गैस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोनों ग्राफ्स में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी बट जाने का रास्ता हमने अलग, यानी पाथ अलग था, तो वर्क डन बाय गैस भी दोनों में क्या आ गया, अलग अलग। तो इसलिए वर्क डन बाय गैस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में पाथ पे भी डिपेंड करता है। किसी के मन में कोई डाउट? श्योर? मेरा एक क्वेश्चन है, वो बताओ। एक सिस्टम दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम दे रखा है। इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो 400 जूल है, डेल्टा ई यू की वैल्यू कितनी है इसकी, 400 जूल। इंटरनल एनर्जी कितनी है, 400 जूल। मान लो कि इसमें आपने 200 जूल क्या कर दी, सप्लाई कर दी। साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो 400 जूल थी, उन्होंने कैलकुलेट कर ली। बाहर से उन्होंने 200 जूल क्या कर दी, हीट एनर्जी सप्लाई कर दी। उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर आपने 200 सप्लाई की है तो अंदर की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, 600। पहले 400 थी, 200 आपने सप्लाई कर दी तो कितनी हो जानी चाहिए, 600 जूल। बट उन्होंने देखा कि 600 ना होके 500 हुई, कितनी होगी, 500। अंदर जो होनी चाहिए थी 600 बट होगी कितनी, 500। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो उस केस में 100 जूल कहाँ पे गई, जहाँ में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि पहले तो पिस्टन यहाँ पे था, फिर पिस्टन क्या गया यहाँ पे, पिस्टन क्या हो गया, पहले यहाँ पे था तो पिस्टन दोबारा से क्या हो गया, एनर्जी सप्लाई करने के बाद पिस्टन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस केस में पहले एनर्जी 400 थी, अब कितनी होगी, 500। होनी चाहिए थी कितनी, 600 जूल। तो 100 जूल गई कहाँ पे, तो पिस्टन शिफ्ट हो गया। इसका मतलब 100 जूल का गैस ने क्या कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया। गैस ने क्या कर दिया इस केस में, पॉजिटिव वर्क। तो उन्होंने ये देखा कि जितनी हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो दो पार्ट्स में जा सकती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, दूसरा वर्क डन बाय गैस में। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि Q इक्वल टू होता है वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U। Q इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, वहाँ पे अलग है, साइन कन्वेंशन अलग है, फिजिक्स के अलग है, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है, सारा कुछ सोच के करना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, बातें नहीं। इस केस में 100 जूल सप्लाई की थी तो
तो 100 के बदले आपने 200 जूल सप्लाई की, अंदर की 400 थी, तो हो कितनी जानी चाहिए थी 600, बट हुई कितनी 500। तो यानी कि 100 जूल के बदले में गैस ने क्या कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया। तो आप जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, उन्होंने ये देखा वो 2 पार्ट्स में जा सकती है, वर्क डन बाय गैस में और दूसरी डेल्टा यू में। अगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आया तो इसका मतलब भूल जाओ कि आगे के प्रोसेस भी समझ आ देंगे, ठीक है, क्योंकि मेन ये है, ये समझ में आ गया कि किस तरीके से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब प्रोसेस भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ही नहीं, ठीक है। तो सोचना है कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, अपना विदाउट पेन कॉपी दिमाग लगाना है कि ऐसे इसमें इतनी गई है तो इसमें इतनी कैसे जाएगी। मान लो कि इसमें मैंने 300 जूल सप्लाई भी कर दी, 300 जूल क्या कर दी, हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, और इंटरनल एनर्जी जो है वो 400 से कितनी होगी 600, तो बाकी कहाँ गई, पहले 400 जूल थी इंटरनल एनर्जी, 300 हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ के 400 से 600 हो गई, तो बाकी कहाँ गई, गैस ने क्या कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया, कितना 100 जूल का। मान लो कि इस केस में क्वेश्चन ये है कि ध्यान से सुन लो, ये ध्यान से सोचो इसको, अगर समझ नहीं आ रहा तो दिमाग लगाओ कि कैसे हो रहा है। मान लो कि एजेंट ने 200 जूल का पॉजिटिव वर्क कर दिया, कितना कर दिया, 200 जूल का पॉजिटिव वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 200 बढ़ जाएगी। एजेंट ने पॉजिटिव वर्क करा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, गैस कंप्रेस होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मत सोचो कि बाहर निकल जाएगी, यहाँ पे बाहर नहीं निकल रही, जब तक गिवन नहीं है तो इसका मतलब बाहर नहीं निकल रही। एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो को समझो, अगर मान लो एजेंट ने 200 जूल का पॉजिटिव वर्क करा तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, पहले 400 थी तो अब कितनी बढ़ जाएगी, तो जितना एजेंट ने, सुनो, पहले कितनी थी इंटरनल एनर्जी 400, एजेंट ने पॉजिटिव वर्क कर दिया 200 का, एजेंट ने क्या कर दिया 200 जूल का पॉजिटिव वर्क कर दिया, तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 600 जूल हो जाएगी। बाहर जितना एजेंट वर्क करेगा वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी, तो पहले 400 थी तो अब कितनी हो जाएगी 600। मेरा क्वेश्चन है, मान लो कि एजेंट ने, आपने 100 जूल सप्लाई भी की हीट एनर्जी और एजेंट ने वर्क कर दिया 100 जूल का, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 200 बढ़ेगी, मैंने बोला कि 100 जूल सप्लाई कर दी हीट एनर्जी और एजेंट ने 100 जूल का पॉजिटिव वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 200 बढ़ जाएगी। जो आपने हीट एनर्जी सप्लाई की है वो भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी और एजेंट ने वर्क करा वो भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी 200। मान लो कि यहाँ पे आपने सप्लाई की कितनी 300 जूल, सप्लाई कितनी कर दी 300 जूल, और इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, मान लो अंदर है 400, तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए थी 700, हुई कितनी, मान लो उतनी की उतनी रही, 400 थी 400 की 400 रही, तो आपने जो सप्लाई की वो कहाँ पे गई, वर्क डन बाय गैस ने कितना कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया 300 जूल का, पहले 400 थी, आपने सप्लाई करने के बाद भी इंटरनल एनर्जी उतनी ही है, तो इसका मतलब जितने आपने सप्लाई की उसका क्या कर दिया, वर्क गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया, तो ये 300 किस में चली गई, वर्क डन बाय गैस में। मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो 200 जूल, डेल्टा यू इंक्रीज होगी, 200 क्या होगी, इंक्रीज होगी, डेल्टा यू क्या होगी 200 इंक्रीज होगी, बढ़ गई। वर्क डन बाय एजेंट जो हुआ वो मान लो 300 जूल का हुआ, वर्क डन बाय एजेंट कितना हुआ 300 जूल का, और आपने हीट एनर्जी सप्लाई भी कर दी 100 जूल की, कितनी सप्लाई कर दी 100 जूल की, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये बात सही है, डेल्टा यू बढ़ी 200 जूल, एजेंट ने वर्क किया 300 जूल का, सप्लाई कर दी 100 जूल की, तो क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि एजेंट ने वर्क करा 300 का और हीट एनर्जी सप्लाई भी कर दिया आपने 100 जूल की, तो नेट कितनी बढ़नी चाहिए थी 400, बढ़ी कितनी 200, तो ऐसा नहीं हो सकता। मान लो कि अंदर जो है
इंटरनल एनर्जी जो है वो है 500। इंटरनल एनर्जी कितनी है 500। आपने बाहर निकाल ली 600, अंदर कितनी बच गई? सो रुको मैम रुको। पता था मुझे, क्या मैम क्या दोबारा बोलिए? ध्यान से सुनो। अंदर इंटरनल एनर्जी जो है, नेट टोटल इंटरनल एनर्जी है 500 जूल। आपने बाहर निकाल ली 600 जूल, अंदर कितनी बच गई? कैसे निकाल? हाँ तो यही पहले 100 क्यों बोल रहे थे? फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार आंसर ही आता है 500 थी, 600 बाहर निकाल ली, अंदर बच गई -100। मैम सर वाला तो उस केस में जिसने बताया पूछने वाला माफ है। समझ में आ गया। जब है ही 500, ये क्या हो गया? 500 तो जब है ही 500 तो आप 600 कैसे निकाल सकते हो? उस केस में 500 ही तो नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। मान लो कि इसमें आपने इंटरनल एनर्जी है 200 जूल। इंटरनल एनर्जी कितनी है? 200 जूल। आपने वर्क डन बाय गैस हो गया 100 जूल का, और आपने सप्लाई कर दी 400 जूल। तो इंटरनल एनर्जी कितनी हुई? क्या मैम? इंटरनल एनर्जी है 200 जूल। ठीक है मैम। गैस ने वर्क कर दिया 100 जूल का पॉजिटिव वर्क, आपने सप्लाई कर दी 300 जूल। इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 400 मैम 400 सुन लो, पहले इंटरनल एनर्जी थी 200 जूल, यू की वैल्यू कितनी है? 200 जूल। गैस ने वर्क डन बाय गैस हुआ प्लस का 100 जूल, आपने यू सप्लाई कर दी 300 जूल की। यू क्या कर दी आपने? सप्लाई कर दी 300 जूल की। तो अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ गई? डेल्टा यू कितनी इंक्रीज हुई? ये क्वेश्चन ये है। मैम 400 मैम। डेल्टा यू 400 इंक्रीज हुई। हमें तो यही लग रही है। 200 टोटल 400 होगी, 200 बढ़ेगी। इसमें डेल्टा यू लिख रखा है, कितनी बड़ी ये पूछा है मैंने। अब 200 अंदर थी, अगर आप मान लो वर्क डन बाय गैस होता ही नहीं तो कितनी हो जाती टोटल? 500। बट गैस ने 100 जूल का पॉजिटिव वर्क कर दिया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो फिर टोटल कितनी बच गई अंदर? 400, यानी कि 200 बढ़ गई। जितना बोला है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, खुद से क्वेश्चन बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। पिस्टन काम करते हैं 200 जूल का, तो पिस्टन ऐसे अंदर मूव करते हैं। हाँ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। जब आप हीट लेते हैं हाँ तो अभी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो मैम वो जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वो पिस्टन हर वजह से मूव नहीं करेगी। वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना आपको।